अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम। लास्ट वाले टॉपिक में हमने स्टडी किया इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फोर्स को हमने स्टडी किया कि हमारे पास फोर्स क्या थी। फिर इसके बाद हमने इनर्शिया को स्टडी किया और इनर्शिया के बाद हमने फोर्स को स्टडी किया। फोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स जो है उसको स्टडी किया। आज हम देखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली रिलेटेड ही है इनर्शिया के साथ, क्योंकि हमने इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी वहाँ पे स्टडी की थी। इनर्शिया फैक्टर उसमें कौन सा था, मैस में। इनर्शिया डिपेंड करता है मैस के ऊपर, तो यहाँ पे भी मोमेंटम जब हम स्टडी करेंगे तो ये भी डिपेंड कर रहा है मैस के ऊपर साथ, लेकिन एक और क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, वो है वेलोसिटी। तो मोमेंटम किसी भी चीज़ का क्या है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स mass एंड वेलोसिटी। इसमें आपने पहली चीज़ जो याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्वांटिटी है मोशन की। ये रिलेटेड है मोशन के साथ, क्योंकि इसमें वेलोसिटी यूज होगी। अगर वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं है। ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल माइंड में रखनी है कि इट इज़ रिलेटेड विद अ मोशन। ये मोशन के साथ रिलेटेड है, ये क्वांटिटी रिलेटेड है डायरेक्टली किसके साथ, मोशन के साथ, क्योंकि ये डिपेंडेंट है दो चीज़ों के ऊपर, एक मैस के ऊपर और साथ वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का दो चीज़ों के ऊपर, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक मैस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इसके फर्स्ट वाले पैराग्राफ को देखें यहाँ पे, तो इसके अंदर आपसे a bullet has a very small inertia due to its small mass, but why does its impact is so strong when it is fired from the gun? अब इसमें पूछा ये जा रहा है कि इसका इनर्शिया तो बहुत कम है, बॉडी का इनर्शिया तो बहुत कम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्यों ज़्यादा होता है, इसका इम्पैक्ट क्यों स्ट्रांग है। मींस बुलेट का मैस बहुत कम है, कुछ ग्राम में होगा। जो ही उसको फायर किया जाता है तो आप हल्की सी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है या उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो जब टकराती है किसी चीज़ के ऊपर जाके, तो वो जो टाइम है, वो जो चीज़ के ऊपर असर करती है, उसकी स्टेट, जब वहाँ पे किसी चीज़ के साथ जाके बुलेट जाके स्ट्राइक करती है तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है उस चीज़ के ऊपर, उसकी शेप खराब करती है, या वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डैमेज अगर इंसान को लगती है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इंसान उसकी मदद से उसका जो है वो डेथ हो सकती है। तो उसकी क्या वजूहत है? उसकी दो वजूहत है कि एक तो उसकी मैथ्स है, दूसरा उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी की वजह से उसका इम्पैक्ट है, मींस विद इन नो टाइम वो बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हल्का सा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और हल्की सी फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। अब जो ही बॉडी आया, बॉडी ने बुलेट को हल्का सा ट्रिगर वहाँ से प्रेस हुआ, ट्रिगर प्रेस होते ही वहाँ से उसे फोर्स मिली, उसने चलना शुरू कर दिया। और चली भी, पहले उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी और हल्की सी फोर्स अप्लाई हुई और अचानक उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा थी, तो मैस प्लस उसकी वेलोसिटी दोनों चीज़ें ऐड हुई, दोनों चीज़ें, सॉरी ऐड कह रहा हूँ, प्रोडक्ट बना दोनों का, मैस का मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी जितनी थी, दोनों का प्रोडक्ट बना। और वो जब किसी चीज़ के साथ जाके स्ट्राइक करती है तो उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है कि वो उस बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट करती है। ऑन द अदर एंड द इम्पैक्ट ऑफ लोडेड ट्रक on a body coming its way are very large even if the truck is moving slowly। दूसरी चीज़ का एग्जांपल उसने जो है वो बताया कि इम्पैक्ट ऑफ लोडेड ट्रक ऑन अ बॉडी कमिंग इन इट्स वे इज़ वेरी लार्ज। अब बॉडी का जो इम्पैक्ट है लोडेड ट्रक का, जो भी चीज़ उसके रास्ते में आती है वो क्या करता है, उसकी वेलोसिटी इवन कम है लेकिन उसका मैस ज़्यादा है। वेलोसिटी, अब लोडेड ट्रक है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी जो है वो उसके मैस की रिस्पेक्ट से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो मूव कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन यूं ही कोई चीज़ आके उसके साथ टकराएगी या उसके रास्ते में आके वो किसी चीज़ को टकराएगा तो वो उसको डैमेज करेगा बहुत बुरी तरह। तो उसकी क्या वजह है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। तो उसकी वजह है उसका मैस ज़्यादा है, बेशक वेलोसिटी कम है।
अब वेलोसिटी कम है लेकिन उसका मास ज़्यादा है, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जब बना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इफेक्ट किया, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ उसके मोमेंटम की वजह से। We define a physical quantity called momentum. Momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its motion and velocity. किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर, दो चीज़ों के ऊपर, एक उसका मास और दूसरा उसका वेलोसिटी। और मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी के साथ। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, कैपिटल पी के साथ। ये नीचे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे कैपिटल पी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द, इसका फार्मूला क्या बनेगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फार्मूला पी इज इक्वल टू एम मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वी। और ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से बॉडी की जो मोमेंटम है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट किलोग्राम। अगर आप यहाँ से इसका यूनिट बनाओ तो मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ओवरऑल यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किसी भी चीज़ का जो मोमेंटम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है और मास कम है तो तब भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा और वेलोसिटी कम है तो तब भी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ये जो इम्पैक्ट का वर्ड यूज किया क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये बेसिकली डिपेंडेंट है टू फैक्टर्स के ऊपर, एज वेल एज वेलोसिटी एंड मास, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से उसका इम्पैक्ट क्या है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो एग्जांपल, ये इसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। हमारे पास केसेस आएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम स्टडी करेंगे बुलेट वाला केस। तो वहाँ पे आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि मोमेंटम बॉडी का पहले रेस्ट पे होती है, फिर वो किस तरह मूव करती है और गन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। ये यहाँ वहाँ पे हम मज़ीद इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मोमेंटम इम्पैक्ट, यहाँ पे इम्पैक्ट की रिस्पेक्ट से बताया हुआ है कि किसी भी चीज़ के ऊपर इवन उसका मास कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। किसी चीज़ की मास कम होगा, वेलोसिटी भी कम होगी, उसका इम्पैक्ट किसी दूसरी चीज़ के ऊपर कम होगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी ज़्यादा है और उसका मास भी ज़्यादा है तो फिर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर किसी चीज़ का मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है तब भी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अगर किसी चीज़ का मास बहुत ज़्यादा है और वेलोसिटी थोड़ी कम भी है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट होकर क्या होगा, उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा इतना दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास है एग्जांपल्स को फिलहाल हम रहने देते हैं और मास और वेट पे आ जाते हैं। अब हम इतना इसको स्टडी कर चुके हैं कि पीछे हमने चैप्टर 2 के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी स्टडी कर लिया, यहाँ पे हमने मोमेंटम को भी देख लिया, मास का भी हमने इससे पहले नहीं, मास को हमने स्टडी नहीं किया। तो बेसिकली मास और वेट क्या है, नॉर्मल डेली लाइफ में हम जो है वो जो वर्ड यूज़ करते हैं हम इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करते इन चीज़ों को। लेकिन ये बेसिकली फिजिक्स की रिस्पेक्ट से जब हम इसको स्टडी करेंगे तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। मैथ्स अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। अब मैथ्स क्या है उसको देखते हैं। मैथ्स एंड वेट आर कंसिडर सिमिलर क्वांटिटी जनरली, बट इट इज़ नॉट अ करेक्ट। जनरली हम डेली लाइफ में जब हम बात करते हैं तो ये दोनों हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को सेम कंसिडर करते हैं। तो ये जो सेम कंसिडर करते हैं ये सेम है नहीं है। There are two different quantities. Mass of a body is the quantity of matter possessed by a body. Mass क्या है? Mass amount of matter है, quantity of matter है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होती है। जितना मैटर ज़्यादा होगा इतना उसका मास ज़्यादा होगा। जितना किसी ऑब्जेक्ट में मैटर कम होगा, मैटर मीन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो जितना कम होगा इतना जो है वो उस बॉडी का मास कम होगा। तो किसी भी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका मास होगा। इतना ज़्यादा उसका मास होगा, इतनी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से मास की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी।
अब इसका दूसरा ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मींस मैस को डायरेक्शन नहीं चाहिए। मैस आप जो मैस आपका ज़मीन के ऊपर है, आप उसको उठाकर छत के ऊपर रख दो तब भी उसका सेम मैस रहेगा। उसको उठाकर आप स्कूल ले आओगे तब भी उसका मैस सेम रहेगा। उसको उठाकर आप बाजार में ले जाओ तो उसके मैस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, वो सिंपल उसकी क्वांटिटी जो है वो मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है जो उसके अंदर मौजूद है। अब वो किसी तरफ भी ले जाओ उसकी मैस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग द बीम बैलेंस। इसको मेजर किया जाता है बीम बैलेंस की मदद से और इसका कंपैरिजन करवाया जाता है स्टैंडर्ड मैसेज की मदद से। जो पुराने बैलेंस थे उसके अंदर हम इसको स्टडी करते थे, तो हम आपने देखा होगा कि जब किसी चीज़ को मेजर किया जाता था तो उसके साथ आप सब्ज़ी लेने जाते हो, अब सब्ज़ी वाले के पास ही मोस्टली ये होता है। नॉर्मल जो शॉप्स हैं उसके ऊपर जो है इसको यूज़ किया जाता है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ किया जाता है, रेड कलर की लाइट लगी हुई होती है। तो अब जो यूज़ किया जा रहा है ये ज़्यादातर यूज़ होता है सब्ज़ी वाले के पास। जब आप उसके पास जाते हो तो आपने देखा होगा एक सिल्वर कलर का गिलास पड़ा हुआ था और उसके अंदर में वो सब्ज़ी रखते हैं, और दूसरी साइड पे एक ब्लैक कलर का आयरन का बना हुआ कोई वेट रखते हैं। तो वो जो वेट है वो बेसिकली क्या है, ब्लैक कलर का वो स्टैंडर्ड है, वो पहले से मेजर्ड है कि 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, पहले से उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। अब सब्ज़ी जो उसके अंदर रखते हैं, सब्ज़ी उसके अंदर शॉपर के अंदर डाल के जब रखते हैं तो वो कंपैरिजन हो जाता है कि सब्ज़ी अगर उसके बराबर होगी तो वो हम कहेंगे 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो, जितना भी वो वहाँ पे उसने रखा हुआ होगा उसके मुताबिक उसका कंपैरिजन करवाया। इसके बाद आगे ऑन द अदर हैंड वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच बॉडी अर्थ अट्रैक्ट इट। वेट बेसिकली क्या है, वेट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है, अर्थ अप्लाई करती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए। तो वेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, जो बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है उसके मैस की रिस्पेक्ट से। जितना मैस ज़्यादा होगा इतनी फोर्स ज़्यादा होगी। तो वो फोर्स जो अर्थ अप्लाई कर रही है बॉडी के ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है जी के ऊपर। जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा इतना वेट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जितना जी की वैल्यू कम होगी इतना वेट भी कम होगा। मैंने आपको पहले जब जी की वैल्यूज़ के बारे में बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जितना करीब होगा ऑब्जेक्ट ज़मीन के इतना उसकी जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितना वो ज़मीन से अवे मूव करता जाएगा इतना जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ऑब्जेक्ट ज़मीन के करीब होगा इतना उसका वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि जी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जी ज़्यादा तो इसका मतलब है वेट ज़्यादा। जितना ऑब्जेक्ट का वैल्यू ऑफ जी कम होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, इतना ही वेट कम होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्ट को अवे मूव करवाते जाएंगे हाइट के साथ, जी की वैल्यू कम होती जाती है। तो जितनी हाइट बढ़ाते जाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, तो वेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वेट का फार्मूला होता है W = mg। और मैस का जो यूनिट होता है वो मैं आपको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे उसको मेंशन करना होता है। तो मैस का यूनिट किलोग्राम केजी, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन इसका यूनिट होगा। और ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है डायरेक्शन के ऊपर। ऊपर की तरफ जाएगा हाइट की तरफ तो वेट की वैल्यू कम होती जाएगी, जितना ज़मीन के करीब आता जाएगा उतनी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो वेट और मैस में क्या डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। मैस मैटर की कोई अमाउंट है, और वेट क्या है, वेट फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। इसके बाद आप आ जाएं न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर, ठीक है। न्यूटन, अच्छा, इसमें वेट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। एक स्प्रिंग बैलेंस होता है जो नॉर्मली आजकल आपने शायद देखा होगा, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है। लैब के अंदर इंशाल्लाह हम उसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप जो है वो देखोगे।
उसके ऊपर उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है और ऊपर से हम होल्ड करते हैं। ये पीछे आपको लास्ट वाले पेज के ऊपर ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये जो है वो आपके पास है स्प्रिंग बैलेंस। इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ऊपर एक पॉइंटर होता है। जो ही हम यहाँ पे इस हुक के साथ कोई चीज़ लटकाते हैं तो यहाँ से वो जो पॉइंटर है वो नीचे की तरफ मूव करता है और यहाँ पे उसके साथ स्केलिंग होती है। उसकी मदद से हम देख लेते हैं कि इसका कितना वेट है। इसके बाद आ जाए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का जो फोर्स आप लगाते हो पहले किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक अपोजिट फोर्स लगाता है उतनी ही अमाउंट की जितनी अमाउंट की आपने उसके ऊपर एक्शन लगाया है। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे आपको कोई जब थप्पड़ मारे या कोई आपको छेड़े तो आप उसका एक रिएक्शन देते हो, आगे से आप गुस्सा करते हो या कोई आपका एक रिएक्शन आता है। तो वो जो आपके ऊपर एक्शन हुआ, आपको किसी ने छेड़ा, आपके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो आपका आगे से एक रिएक्शन आया, आपने गुस्सा किया, आगे से उसे डांटा या जो भी आपका रिएक्शन, तो आपने उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग एक फोर्स उसके ऊपर जो है वो अप्लाई की, आपने अपना एक रिएक्शन प्रोवाइड किया। तो उसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन। इसकी एग्जांपल्स डिफरेंट है। जैसे बॉल को आप फॉल करो, बॉल को आप जो है वो दीवार के साथ मारो, तो आपने एक्शन अप्लाई किया दीवार की तरफ फेंकते हुए बॉल को। अब बॉल ने क्या किया, बॉल जाके टकराई, अब आगे जाने के बजाय उसने क्या किया, बॉल पीछे की तरफ आई, तो बॉल ने बॉल को पीछे की तरफ धकेला, पीछे की तरफ एक फोर्स जो है वो अप्लाई की। तो आपने एक्शन आगे की तरफ अप्लाई किया, बॉल जो है वो पीछे की तरफ एक रिएक्शन फोर्स, उसका जो रिएक्शन आया था वो अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ आया। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो यहाँ पे जो गिवन है वो बैलून की है। बैलून में एयर जब आप फिल करते हो और बैलून को ऊपर से उसका जो बना हुआ होता है जहाँ से आप वो उसके अंदर हवा भर रहे हो, तो जो ही आप उसको, अगर आप बांधते नहीं हो किसी चीज़ के साथ, अंदर उसके एयर को रोकते नहीं हो और उसको छोड़ देते हो बैलून को हवा भरने के बाद, तो बैलून क्या करता है, हवा उस सुराख से बाहर की तरफ आती है और बैलून जिस डायरेक्शन में हवा आ रही होती है, बैलून उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है। तो वो हवा का बाहर की तरफ रश करना क्या है, एक्शन है, और बैलून का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना क्या है, रिएक्शन है। फिर इसी तरह मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, जब वो मूव करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी टेल में से पीछे बहुत ज़्यादा आग अमाउंट में निकल रही होती है। वो बेसिकली क्या होती हैं, गैसेज होती हैं, फ्यूल होता है। जब वो बर्न करता है तो वो शोले की फॉर्म में बाहर की तरफ रश करती हैं गैसेज बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ। जब वो बाहर की तरफ प्रेशर के साथ मूव करती हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, वो अब जो ऑब्जेक्ट है, वो रॉकेट है, वो एक मोमेंटम उसको मिलता है और वो आगे की तरफ मूव करता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन की बेस्ट एग्जांपल है। फिर ऊपर एक बुक की एग्जांपल है कि बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब अगर टेबल की सरफेस नीचे ना हो तो बुक क्या करेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। लेकिन वो रिएक्शन, वो जो सरफेस है वो बुक को नीचे जाने से रोक रही है। बुक नीचे की तरफ एक्शन लगा रही है अपने वेट की वजह से, और सरफेस उसको रोक रही है, उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल है। लेकिन जो क्लियर नज़र आने वाली एग्जांपल्स हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो, वो आपके पास बैलून की है, या रॉकेट मिसाइल्स को आप देख सकते हो। जब उनको फायर किया जाता है तो ड्यूरिंग फायर उनके अंदर से जब वो चल रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं तो उनके जो टेल है, पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ से बहुत ज़्यादा आग जो है वो बाहर की तरफ आ रही होती है। तो वो आग बेसिकली क्या होती है, गैसेज होती हैं जो जल रही होती हैं और बाहर की तरफ रश कर रही होती हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या करती है, उसका रिएक्शन मिलता है किस फॉर्म में, उस रॉकेट का ऊपर की तरफ मूव करके। तो ये हमारा आज का टॉपिक था न्यूटन थर्ड लॉ तक। अब हमारा न्यूटन सेकंड लॉ रह गया, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।